गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं रजनीश शर्मा कोणा कोचिंग में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। देखिए यहाँ पर हम इस चैनल पर अभी कल आप लोगों को वीडियोस नहीं मिली थी, मैथमेटिक्स की वीडियो आपको नहीं मिल पाई थी, लेकिन आज ये वीडियो हमने दिया है। हालांकि ये हमने बीच से ले रखा है क्योंकि LCM HCF हमने स्टार्ट किया था। एप्लीकेशन पर लगातार बराबर वीडियोस पहुंच रहे हैं, वहाँ पर 2 वीडियोस पिछली वाले दिन एप्लीकेशन पर पहुंच गए हैं। तो यहाँ पर हम आज एक तीसरी क्लास LCM HCF की, हालांकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूरे इस चैप्टर का निचोड़ यहाँ पर है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का कलेक्शन यहाँ पर है। तो आप लोगों को ये प्रोवाइड कराया गया है। कई लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने अभी तक ज्वाइन कर रखा है, लेकिन अभी जो लोग ज्वाइन नहीं कर पाए हैं, जिनको भी दिक्कत आ रही है, क्योंकि मैंने पिछला जो दिन था पूरा दिन लगभग इसी में निकल चुका है। किसी को एप्लीकेशन डाउनलोड करने में प्रॉब्लम आ रही है, कोई किसी का लिंक मांग रहा है, कोई किसी का मांग रहा है। इस तरह से मैंने कई बच्चों को लिंक भी दिए। और अगर आप में से किसी को भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप सीधे सीधे कांटेक्ट कर सकते हैं। दोनों में से किसी भी नंबर पे कांटेक्ट कर लीजिए, आपकी क्लासेस भी रेगुलर हो जाएंगी, स्टार्ट हो जाएंगी। चलिए, तो ज़्यादा समय ख़राब नहीं करना है, स्टार्ट करना है। और आप में से अगर कोई भी चैनल पर इस समय नया है, पहली बार देख रहा है, या फिर आप लोगों ने किसी ने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, या आपके पास नोटिफिकेशन समय से नहीं पहुंचते हैं, तो उसका मतलब हो सकता है कि आपने अपने चैनल पर बेल आइकन, जो हमारा जो चैनल है, इस चैनल को सब्सक्राइब या तो नहीं किया है, और अगर कर भी रखा है तो आपने बेल आइकन को प्रेस नहीं किया होगा। तो एक बार चेक कर लीजिए, और इसके बाद आपके पास जो भी नोटिफिकेशन, जो भी हमारे यहाँ से वीडियोज़ जिस समय भी जाएंगे उस समय आपको समय से नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। चलिए, तो देखिए स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर हम इस क्लास की स्टार्टिंग होने वाली है, और इस क्लास में पिछले कितने प्रश्न हो चुके हैं देखते हैं ज़रा। देखिए यहाँ पर 24 नंबर से स्टार्टिंग होगी, मतलब 23 क्वेश्चंस जो है इसके जो बेसिक है पूरा, वो पीछे वाली क्लास में निकल चुका है। तो चलिए, खैर यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। और जिसे भी पूरी क्लास लेनी है, डिटेल क्लास लेनी है, वो जो नंबर आपके पास है, थंबनेल पे नंबर दे रखा है, तो वहाँ से आप नंबर ले सकते हैं और उस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। देखिए, एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रश्न यहाँ पर रखा हुआ है आपके सामने। घंटी वाला जो प्रश्न है, घंटियों से रिलेटेड प्रश्न अक्सर बहुत अच्छा एक प्रश्न एग्जाम में बनता है, अच्छे अच्छे एग्जाम्स में बनता है। तो एक प्रश्न यहाँ पर रखा हुआ है और इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं, देखते हैं किस तरह से किया जाएगा। 24 घंटियां 4 सेकंड, देखिए 24 नहीं, प्रश्न नंबर 24 है। 4 घंटियां हैं जो कि 4 सेकंड, 6 सेकंड, 8 सेकंड और 14 सेकंड के अंतराल से बजती हैं। मतलब 4 घंटियां हैं, उनका अपना बजने का जो समय है, पहली घंटी हर 4 सेकंड के बाद बजेगी, दूसरी वाली बजेगी हर 6 सेकंड के बाद, और तीसरी वाली जो घंटी है वो हर 8 सेकंड के बाद बजेगी, जबकि चौथी वाली घंटी हर 14 सेकंड पे बजेगी। तो यहाँ पर देखिए मतलब क्या है, उन्होंने कहा है कि बताइए वे चारों पुनः कितनी देर बाद एक साथ बजेंगी। कहने का मतलब है तीनों घंटियों का अपना एक समय अंतराल है, जिस समय के अंतर से वो हमेशा बजती हैं। लेकिन ऐसा समय बताइए जिस समय वो तीनों या चारों घंटियां एक साथ बजेंगी। तो देखिए, मैं आपसे एक ऐसे ही आपसे मैं पूछता हूं कि जब 24वां सेकंड होगा, जब 24वां सेकंड होगा, जैसे हमने 0 से शुरू किया, सबसे पहले स्टार्टिंग में सारी घंटियां एक साथ बोल गई, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, अगली बार क्या होगा, अब 24वें सेकंड पे क्या पोजीशन रही होगी। तो देखिए 24वें सेकंड पे 4 सेकंड वाली जो घंटी है ये बज रही होगी, ये बज रही होगी। कौन सी बार बजेगी, कहने का मतलब है 24वां जब सेकंड होगा तो जो 4-4 सेकंड के अंतराल से बज रही है वो 4 छंग 24 यानी छठी बार बज रही होगी, ठीक है। और जो 6 सेकंड के अंतराल से बजती है ये चौथी बार बज रही होगी, जबकि 8 सेकंड के अंतराल से बजने वाली जो घंटी है या घंटी है ये बज रही होगी तीसरी बार। या हम इसको एक दूसरे मेथड से समझें, जो 4 सेकंड के अंतराल से बजती है वो 4 सेकंड पे बजेगी, 8वें सेकंड बजेगी, इसी तरह से 12वें, 16वें, 20वें और 24वें सेकंड पर बजेगी, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें 6 सेकंड वाली जो घंटी है, दूसरी वाली घंटी, ये घंटी जो है 6 पे बजेगी, फिर 12, इसके बाद 18, फिर 24 और इसके बाद 30, इसी तरह से आगे 36, 42, 48 ये इस तरह से बजेगी। और जो 8 सेकंड के अंतराल से बजती है वो या तो 8 पे बजेगी, या फिर वो 16वें सेकंड पे बजेगी, और या फिर वो बजेगी 24वें सेकंड, इसी तरह से आगे 32वें सेकंड पे। तो देखिए यहाँ पर हम कुछ चीज़ें कॉमन निकाल पा रहे हैं इन तीनों में, कि तीनों घंटियां जो है वो 24वें सेकंड पे एक साथ बज रही होंगी, ठीक है। ये चीज़ हम यहाँ से समझ रहे हैं। अगर हम बात 24 अगली वाली जो घंटी है
यानी कि जो चौथी वाली जो घंटी है जो कि 14 सेकंड के अंतराल से बजती है, अगर इस घंटी की बात करें तो 14 पे बजेगी, 14 के बाद 28 पे बजेगी, उसके बाद ये 42वें सेकंड पे बजेगी, तो इसी तरह से ये 56वें सेकंड पे बजेगी और इस तरह से ये बजती जाएगी। तो कहीं ना कहीं एक ऐसा समय आएगा जिस समय ये चारों घंटियां एक साथ बज रही होंगी। तो यहाँ पर भी आपको जो बात बतानी थी वो क्या है कि इस सवाल में हमें क्या निकालना था, इसमें हमें एलसीएम निकालना। और एलसीएम क्यों निकालना है, क्योंकि देखिए ये जो 3 संख्याएं हैं ये आपको इजीली समझ में आ गई होंगी, इसलिए हमने सबसे पहले इनको ले लिया था। तो देखिए 4, 6 और 8 सेकंड के अंतराल से बजने वाली जो घंटियां हैं, या हम ये कह सकते हैं 4, 6 और 8 का अगर हम एलसीएम निकालेंगे तो कितना आता है, 24 आता है। तो मतलब ये हुआ कि ये तीनों घंटियां एक साथ 24वें सेकंड पर बजेंगी। ठीक है, तो इसी तरह से अगर हमें 4 घंटियां दे रखी हैं या 4 से और ज्यादा भी दे रखी हैं, एक प्रश्न पूछा जा चुका है जिसमें 6 घंटियां थी और ये यूपीएसआई में ही आया था और कहीं नहीं, आपके यूपीएसआई वाले एग्जाम में आया था। इस समय सबसे ज्यादा यूपीएसआई टारगेट लोगों का बना हुआ है, तो उस एग्जाम में 6 घंटियों से रिलेटिव एक प्रश्न आया हुआ था। ठीक है, उस प्रश्न को भी आगे हमने इसी सीरीज में आगे रखा हुआ है, दिख जाएगा कहीं ना कहीं। तो यहां पर हमें क्या करना है कि 4, 6, 8 और 14 सेकंड, इन सभी का हमें एलसीएम निकाल देना है। ठीक है, क्या करना है, एलसीएम निकाल देना है, क्योंकि हमें एक ऐसा समय निकालना है जो समय इन चारों से कट जाएगा। ठीक है, तो देखिए 2 से हम काटेंगे, 2 दूनी 4 हो जाएगा, 2 तिया 6, 2 चौका 8, 2 सत्ते 14 हो जाएगा। फिर 2 से काट लेंगे इसको, देखिए 2 1 कम 2, 3 कटेगा नहीं, ऐसे ही आ जाएगा। 2 दूनी 4, 7 यहाँ पर आ गया। तो देखिए अब किसी से कटने वाला है नहीं, तो हम क्या करेंगे, इन सबका गुणा कर लेंगे। और गुणा जब करेंगे 2 दूनी 4 तिया 12 दूनी 24 और 24 गुणा कितना हो जाएगा, 7। ठीक है, अब देखिए 7 चौक 28, 2 बचा, 7 दूनी 14 और 2 16, 168 सेकंड क्या निकल करके आया, 168 सेकंड। मतलब 168 इन चारों संख्याओं का एलसीएम है। 168वां जब सेकंड होगा शुरुआत से, जब 168वां सेकंड होगा तब क्या होगा, ये चारों घंटियां एक साथ बज रही होंगी। ठीक है, ये बात समझ में आ गई होगी। अब इसके बाद क्या करेंगे, इस 168 सेकंड को अगर हम कन्वर्ट करें मिनट में तो क्या लिख सकते हैं, देखिए ये 2 मिनट जो हुए 120 सेकंड तक 2 मिनट हो जाएंगे, 3 मिनट कहां तक होंगे, 180 तक, तो 3 मिनट तक तो हम जा ही नहीं रहे। तो हम यहां पर क्या लिख सकते हैं इसको, 2 मिनट और कितना सेकंड, 48 सेकंड, 2 मिनट और 48 सेकंड। और देखिए आपको कहीं ना कहीं आप आंसर दिखाई दे जाएगा, 2 मिनट 48 सेकंड आपका यहां से आंसर मिल जाएगा। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। घंटी वाला, जब भी देखिए घंटी वाला सवाल भी एक दूसरे तरीके से पूछा जाता है, लेकिन सबसे पहले आप इस पहले प्रश्न को समझ लीजिए। जो बात यहां पर अगली कही जाती है, जो अगले तरीके से सवाल बनेगा, वो सवाल हमें अगला मिल जाएगा, बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। घंटियों से रिलेटिव जो सवाल बनता है वो या तो ये बनता है कि कितने समय बाद, और यह पूछा जाता है कितने बजे दोबारा बजेंगी, या फिर यह पूछा जाता है कि 30 मिनट, 40 मिनट या 50 मिनट में कितनी बार बजेंगी। ठीक है, तो ये सारे फैक्ट हमने यहां पर ले रखे हैं, अगले प्रश्नों में आपको मिल जाएंगे। तो जब भी घंटी वाला प्रश्न आएगा आप क्या करेंगे, उनके समय का एलसीएम ले लेंगे, बस आपको इतना समझना है। ठीक है, बाकी आगे सवाल जब बदलेगा तो फिर हमारा थोड़ा सा पैटर्न भी चेंज हो जाएगा, वो हम अगले सवाल में समझेंगे। ये देखिए यहां पर है 6 घंटियां क्रमशः 2, 4, 6, 8, 10 और 12 सेकंड के अंतराल से बजती हैं। यहां पर भी देखिए क्या हुआ, 6 घंटियां हैं और ये बजती हैं 2, 4, 6, 8, 10 और 12 सेकंड के अंतराल से। तो सीधी सी बात है, घंटी वाले सवाल में हमें क्या करना है, मास्टर साहब ने पहले ही बता दिया था, एलसीएम ले लेना है। एलसीएम इसका कितना आ गया, 120 आ जाएगा। इन सबसे कटने वाली संख्या 120 होगी। ठीक है, अगर ये बात समझ में आ गई तो अब देखिए आगे प्रश्न क्या पूछा है। अगर उन्होंने ये पूछा होता कितने समय बाद दोबारा बजेंगे, तब तो हमारा आंसर 120 सेकंड कह लो, और या फिर इसको कह सकते हो 2 मिनट। तो पिछला वाला सवाल और ये सवाल देखिए बराबर एक जैसा तो हो गया। लेकिन यहां पर सवाल में क्या पूछा है, पिछले सवाल में था कि कितनी देर बाद, तो ये तो हमने निकाल दिया कितनी देर बाद वो एक साथ बजेंगी, तो हमें पता चल गया 2 मिनट बाद वो एक साथ फिर से बजेंगी। लेकिन यहां पर पूछा है तो बताइए 40 मिनट में कितनी बार एक साथ बजेंगी, 40 मिनट में कितनी बार एक साथ बजेंगी। तो यहां पे आंसर तो रखा ही नहीं है, चलिए कोई बात नहीं, कुछ मिस्टेक हुई है। 40 मिनट में कितनी बार एक साथ बजेंगी, तो देखिए 40 मिनट। अब आप सोचोगे यहां पर
आप लोग जो सोच रहे होंगे, आपको लग रहा होगा कि इसमें आंसर जो आएगा 20 आएगा, क्योंकि सभी लोगों को एक सिंपल सा हिसाब समझ में आता है। जब हमसे 40 मिनट में पूछा जा रहा है कितनी बार, और हर 2 मिनट में एक बार घंटियां बच जाती हैं, तो आप क्या करोगे, 2 से इसको काट लोगे, 20 बार आपको आंसर नजर आ रहा होगा। लेकिन आंसर यहाँ पर खैर 20 भी नहीं है, गलत ही छप गया है। ये सवाल जब लिया गया है ना, तो सवाल को चेंज कर दिया गया है, बाद में ऑप्शन पुराने वाले रह गए होंगे, कुछ ऐसा हुआ है। तो देखिए यहां से 20 बार आपका आंसर आपको मिला, लेकिन आंसर 20 आपको नहीं लगाना है। वहां पर जब आपको सवाल दिया जाएगा तो 20 आंसर जरूर दे रखा होगा, लेकिन 20 नहीं लगाना है। क्या करना है, इसमें एक जोड़ करके हमें आंसर अपना क्या लगाना है, 21 लगाना है। आप किसी एक को 21 बना लो, वही आंसर आपका सही हो जाएगा। ये 21 क्यों करते हैं, ये जो एक है उसको हम क्यों जोड़ देते हैं? हर बार हमें एक जोड़ना पड़ेगा क्या? बिल्कुल ठीक है, हर बार जोड़ना पड़ेगा। किस सवाल में, किस तरह की कंडीशन में? जहां कहा हो कि इतनी देर में कितनी बार, ठीक है। अगर ये पूछा हो कि कितनी देर बाद एक साथ बजेंगी, तो आपसे पूछा है समय, ठीक है, कि कितने समय बाद, यानी कि वो आपका एलसीएम हो जाएगा। लेकिन यहां पूछा है कितनी बार, कितनी दफा, ठीक है, कितनी टाइम्स ऐसा होगा कि बजेंगी, तो 40 मिनट में कितनी बार एक साथ बजेंगी, ये पूछा जा रहा है। तो ऐसी कंडीशन अगर कहीं पर आती है कि कितनी बार, तो उसमें आप हमेशा एक जोड़ देंगे, वो आप जोड़ते हैं स्टार्टिंग वाला, ठीक है। जैसे मान लीजिए हर 2 मिनट में बोलने की बात हो रही है, हर 2 मिनट में एक साथ बज रही है। सपोज करो 12 बजे घंटियां एक साथ बजी थी, ठीक है, 12 बजे एक साथ ये घंटियां बजी थी, और इसके बाद अब ये कब बजेंगी, 12:02 पर। तो देखिए अभी समय कितना हो गया, सिर्फ 2 मिनट का, और इन 2 मिनट में कितनी बार बज गई, 2 बार बज गई। तो शुरुआत वाला जो एक बार होता है वो हम यहाँ पर ऐड कर देते हैं। बस इसी बात पे ये सवाल पूछ लिया जाता है, क्योंकि यहाँ पर एक कई लोग जोड़ देते हैं, कई लोग नहीं भी जोड़ते हैं, जल्दी में कर देते हैं इसको, ठीक है। तो वहां पे गलती हो जाती है। अगर आप एक नहीं जोड़ते हैं तो स्पेशली आपको घंटी वाले सवाल में एक जोड़ना है। कब, जब वो कहेगा कि कितनी बार, ठीक है। इस बात को ध्यान रखिए। सवाल आपको कहीं ना कहीं जरूर मिल जाएगा, चाहे यूपीएसआई में मिले, लेखपाल में मिले, पुलिस कांस्टेबल में, जेल पुलिस, दिल्ली पुलिस, कहीं ना कहीं तो मुलाकात आपकी हो ही जाएगी। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए ये सवाल भी उसी तरह का है, वही पैटर्न यहां पर दिया गया है। बढ़िया सवाल है, आपको हर किताब में मिल जाएगा, हर प्रैक्टिस सेट में मिल जाएगा ये सवाल, और ऐसा सवाल आपको पेपर्स में भी देखने को मिल जाता है। तो देखिए 26वां सवाल हमारा क्या है, 3 अलग अलग चौराहे पर यातायात से संबंधित बत्तियां लगी हुई हैं, जो ग्रीन लाइट और येलो लाइट लगी रहती हैं। तो 3 अलग अलग चौराहे की बात हो रही है। एक चौराहे पर ऐसा होता है, एक चौराहे पर जो एक बत्ती लगी है उसका हिसाब है कि वो हर 24 सेकंड बाद बदलती है, हर 24 सेकंड बाद रेड से येलो या येलो से ग्रीन हो जाती है। लेकिन दूसरा वाला जो चौराहा है उस पर तो हर 36 सेकंड के बाद बदलती है। तीसरे वाले चौराहे पर सेटिंग है कि वहां हर 54 सेकंड के बाद ही रंग बदलेगी अपना। तो इस तरह से 3 अलग अलग चौराहे पे अलग अलग टाइमिंग आपको दे रखी है इनके रंग बदलने की, ठीक है। पहली बात तो ये हुई। तो एक बात हमें यहां से समझ आती है कि 24, 36 और 54 का अगर हम एलसीएम निकालें तो हमें कम से कम ये तो पता चल जाएगा कि ये कितनी देर बाद एक साथ बदलेंगी, ये बात तो हमें पता चल जाएगी। खैर हम पहले सवाल भी पढ़ लेते हैं पूरा, क्या कहा है। उन्होंने बोला है कि यदि वे तीनों प्रातः 10:20 पर एक साथ बदली हो, बत्तियां बदली हो, तो बताइए अगली बार पुनः वो कब एक साथ फिर से बदलेंगी, ठीक है। बढ़िया प्रश्न है। तो सबसे पहले तो हमें यही निकालना है कि जो बत्तियां 24, 36 और 54 सेकंड के अंतराल से बदलती हैं, वो एक साथ कितने समय बाद ऐसा होगा कि फिर से एक साथ रंग अपना बदलेंगी, ठीक है। तो यहां से हमें क्या करना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा, ठीक है। तभी तो हम निकाल पाएंगे कि वो एक ऐसा कौन सा समय होगा जो समय 24 से भी कट रहा है, 36 से भी कट रहा है और 54 से भी कट रहा है। वो टाइम हमें यहां से निकालना है। 2 से काट दिया 12, 2 से काट दिया 18, और इसे भी काट लेंगे तो 27 आ जाएगा। इसके बाद फिर 2 से काट लो, 2 छक 12, 2 नेम 18, 27 को ऐसे ही छोड़ देते हैं। इसके बाद 2 से काटने का कोई फायदा नहीं होगा, 3 से काट लो, ठीक है। 3 दूनी 6 हो जाएगा, 3 तिया 9 हो जाएगा, 3 नेम 27 हो जाएगा। फिर एक बार 3 से काट लो, क्योंकि अभी इसमें दो संख्या ऐसी हैं जो 3 से कट रही हैं। तो 3 से फिर काट लेते हैं, 2 ऐसी रह जाएगा, 3 एकम 3 और 3 तिया 9। क्लियर हो गया। चलिए इसके बाद हम देखो क्या करेंगे, इन सबका मल्टीप्लाई कर लेंगे। 2 दूनी 4 तिया 12, तिया 36 दूनी 72, ठीक हुआ ना। 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 तिया 36, 36 दूनी 72 और 72 तिया हो जाएगा 216 सेकेंड।
216 सेकंड बाद ऐसा होगा कि ये सब बत्तियां एक साथ फिर से बदलेंगी और 216 को हम क्या करेंगे, इसे हम मिनट और सेकंड में चेंज कर लेते हैं। तो देखिए 6 तिया 18, 60 से जब डिवाइड करेंगे तो 180 में हो जाएगा 3 मिनट। 180 में क्या बनेगा 3 मिनट और 36 सेकंड अभी और रह गया, ठीक है ना, 36 सेकंड और, यानी 3 मिनट 36 सेकंड बाद इस चौराहे पर, इन तीनों अलग अलग चौराहे पर लगी हुई बत्तियां अपना रंग बदलेंगी। तो अब ये वाली घटना सुबह किस समय हुई थी, 10:20 और 0 सेकंड था उस समय पे। तो अब इस समय में आप क्या करेंगे, 3 मिनट 36 सेकंड को ऐड कर देंगे तो 20 से हो जाएगा 23, तो 10 मिनट 23 सेकंड, 10:23 और 36 सेकंड, यानी पहला वाला आंसर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है ना। 10:20 हो रहा है तो 3 मिनट 36 सेकंड इसमें जोड़ दीजिए, तो 10:20 हो रहा है तो 3 मिनट जब जोड़ेंगे 23 हो जाएगा और 36 सेकंड जोड़ेंगे तो 23 मिनट और 36 सेकंड, पहला वाला आंसर आपका यहां से सही हो जाएगा। अब देखिए आपने यहां पर घंटियां बजा ली, बत्तियां भी जला ली, दोनों काम कर लिए, 3 सवाल आपने समझ लिए, तीनों में ही एलसीएम लेना है। ध्यान रखना है बत्ती घंटी वाला सवाल आ जाएगा, एलसीएम ही लेना है। पूछने का तरीका उसका अलग अलग हो सकता है, वो एक समय दे सकता है कि इस समय अगर बदली है या इस समय बजी हैं तो दोबारा कब बजेंगी, तो हम उसमें वो समय जोड़ देंगे। या वो ये पूछ सकता है एक साथ कितनी देर बाद फिर से ऐसा रिपीट होंगी, या फिर वो ये पूछ सकता है कि इतने समय में कितनी बार। तो भी आपको क्या करना है, तीनों टाइम में, तीनों ही सवालों में आपको एलसीएम निकालना है और एलसीएम की बात करना है। बस कितनी बार पूछेगा तो एक को जोड़ना ना भूलेंगे, हर हालत में उसको जोड़ना पड़ेगा। तो ये तीनों सवाल हो गए, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल थे ये। देखिए जिन लोगों को भी इसका बेस समझ में नहीं आ रहा है किस तरह से हम ये क्या कर रहे हैं, तो ये सारी चीजें हैं कि आप पिछली क्लासेस को आपने नहीं लिया है, इसलिए नहीं क्या लिया है, आपको मिल नहीं पाई है। चलिए खैर 27 नंबर की बात कर लेते हैं यहां से। और 27 नंबर बहुत ही अच्छा सवाल है, बहुत ही सिंपल सवाल है, छोटा सा एक कॉन्सेप्ट है, बस उसी पे डिपेंड है, सभी लोगों ने बना लिया होगा मैं समझता हूं। देखिए दो संख्याओं का लासा 216 है। मैंने आपको बताया या आप जानते होंगे कि जब हम किसी संख्या का, दो संख्याओं का जब हम लासा निकालते हैं, सपोज कीजिए हमने 8 और 12 का लासा निकाला, तो लासा निकल के आएगा 24, और इन दोनों का अगर हम मासा निकालेंगे तो क्या निकल के आएगा, 4 निकल करके आएगा। तो यहां पर एक बात बिल्कुल फैक्ट एक क्लियर होता है कि जो दो संख्याएं हैं उन दोनों संख्याओं को मासा पूरी तरह से काटता है, जबकि इन दोनों संख्याओं से लासा पूरी तरह से कट जाता है। इसका मतलब यह हुआ अगर इस संख्या से ये सब कटेगा और इन संख्याओं से ये कटेगा, इसका मतलब मासा से लासा भी हर हालत में कट जाएगा, ठीक है। तो मासा से लासा जरूर कट जाता है, हर हालत में कटता है, सोचने वाली बात ही नहीं है। उसी पे डिपेंड ये सवाल दे रखा है, क्या दिया है, दो संख्याओं का एलसीएम तो है 216, तो बताओ निम्न में से वह कौन सी संख्या है जो इसका मासा नहीं हो सकती। तो देखिए हमें पता है अगर एक मासा है एक लासा है, तो मासा जो है वो लासा को जरूर काटेगा, ठीक है। अब देखिए 216 को कौन काट रहा है, 6 तो काट देगा, ठीक है, और 10 या 8 देख लो, 8 से ही कट जाएगा, तो देखो 8 से भी कट जाएगा, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 हुआ, 5 बचा 56, 8 सत्ते 56, ये भी कट जाएगा, 72 भी पूरा पूरा कट जाएगा, 8 निम 72। इसके बाद देखिए क्या ये 10 से कटेगा, क्या 216 10 से कट जाएगा, तो ये नहीं कट रहा है, इसका मतलब यही हमारा आंसर हो जाएगा। ये संख्या किसी कीमत पर, ऐसा होता है देखिए जैसे हमने 8 और 12 लिया तो हमारा मासा कितना आया, कितना आया 4, और लासा कितना आया 24। तो ये जरूरी नहीं है कि हम 8 और 12 लेंगे तभी ये लासा मासा आएंगे, और भी संख्या बदलेंगी तब भी ऐसा हो जाता है। जैसे एक 12 ले लिया और एक 20 ले लिया, ऐसा करने पर भी मासा 4 आ जाएगा, ठीक है। इसीलिए दिया है लासा चाहे कुछ भी हो, मासा कई बार चेंज होते रहते हैं, वो संख्याओं पर डिपेंड करते हैं, ठीक है। तो यहां से आपको पता चल गया कि अगर संख्या से किसी मासा से लासा नहीं कट रहा है तो समझ लीजिए वो कंडीशन सही नहीं होगी, क्योंकि अगर दो संख्याएं हैं और उनका मासा लासा निकालेंगे तो मासा से लासा जरूर कटता है, हर हालत में कटता है, इस बात को आप नहीं भूलेंगे, ठीक है। आगे बढ़ो। अच्छा अगला ये मैंने ध्यान भी नहीं दिया, चलिए अगला सवाल बहुत ही अच्छा सवाल है ये भी। दो सह अभाज्य संख्याएं, दो सह अभाज्य संख्याओं का गुणनफल 117 है। दो सह अभाज्य संख्याएं हैं, दो संख्याएं सह अभाज्य, सारी बात यहीं पर छुपी हुई है। दो सह अभाज्य संख्या यानी कि न कटने वाली संख्याएं हैं,
तो उन संख्याओं का गुणनफल 117 है। तो बताइए उनका लासा क्या होगा। अब आपको ये बात पता होनी चाहिए, पिछला जो चैप्टर था वहां पर भी हमने इस तरह की बातें बताई थी। जैसे 1/2 और 1/3 है, इसका एलसीएम लेते हैं तो हमेशा क्या लेते हैं, 6 लेते हैं, इन दोनों का गुणा लेते हैं। क्या हर जगह ऐसा ही होता है कि एलसीएम लेते हैं तो गुणा ही लेते हैं? ऐसा नहीं होता, कई बार एलसीएम चेंज भी होता है, जरूरी नहीं है गुणा हो। ठीक है, तो ये क्यों हो रहा है ऐसा? क्योंकि जब हम 2 और 3 का एलसीएम निकालेंगे, भाई आप लिख के निकाल के देख लो, जब आप निकालोगे तो सोचोगे किससे काटूं, तो कट ही नहीं रहा है। जब नहीं कट रहा है तो हम इन दोनों का गुणा कर देते हैं, सीधी सी बात है। ये सहभाज्य संख्याएं हैं जो कि आपस में कट नहीं रही, जब नहीं कट रही हैं तो हमें उनका गुणा कर देना पड़ेगा। तो यहां पर हम क्या करेंगे, जब 2 संख्याओं का गुणनफल इतना है तो समझ लीजिए कि उनका लासा भी कितना होगा, 117 ही होगा। जब 2 संख्या, उसने पहले ही कह दिया भाई ना कटने वाली संख्या है, जब संख्या कट ही नहीं रही है तो उनका लासा और उनका गुणनफल एक ही तो होगा, जैसे हमने यहां पर इस बात में समझा दिया। 2 और 3 का लासा निकालो तो भी 6 आएगा, 2 और 3 का अगर गुणा करोगे तो भी 6 आएगा, क्योंकि 2 और 3 कैसी संख्याएं हैं, ये सह अभाज्य संख्याएं हैं, ये आपस में न कटने वाली संख्याएं हैं। ठीक है, चलिए और आगे बढ़ेंगे। देखिए अगला सवाल है यहां पर, यदि 2 पूर्ण समकों का अनुपात, पूर्ण समकों से मतलब यहां पर है कि कोई पूर्णांक है, बस और कुछ नहीं है, 2 संख्याएं हैं, यदि 2 पूर्ण समकों का अनुपात x तथा y है और z उनका क्या है, मासा है। ठीक है, तो इन 2 संख्याओं का लासा बताइए। और इसके लिए कंडीशन हुआ करती थी, हम लोगों ने 9th में, मतलब हमारे टाइम में 9th में थी और आप लोगों ने हो सकता है 7th या 8th में ही पढ़ रखा हो। एक होता था पहला व्यंजक गुणा दूसरा व्यंजक बराबर दोनों व्यंजकों का लासा गुणा मासा, या हम उसको ऐसे लिख सकते हैं, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर लासा गुणा मासा। क्या लिख सकते हैं, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर लासा गुणा मासा, यानी कि दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर लासा और मासा का गुणनफल के बराबर होता है। ये बात, एक ये फॉर्मूला है छोटा सा और इस पे डिपेंड भी सवाल पूछा जाता है। आप पेपर कॉपी, कोई भी किताब आपके पास है तो आप उसे उठा के देखिए, ये सवाल सिंपल सा सवाल आपका पुलिस में भी कई बार आया हुआ है और ये लेखपाल वाले एग्जाम में भी आया हुआ है। इस सेम सवाल यहीं से उठा करके दिया हुआ है, संख्या आगे हमने इसमें ले भी रखा है, शायद वो लास्ट वाली 4थी क्लास में मिलेंगे वो सारे सवाल जो आए हुए हैं, तो वो प्रश्न भी हमने यहाँ पर लिए हुए हैं। चलिए, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 2 संख्याएं हैं और उन दोनों का अनुपात क्या है, x और y। तो पहली दूसरी दोनों संख्याएं क्या हो गई, x और y हो गई। लासा यहाँ पर क्या दिया हुआ है, देखिए लासा तो खैर पूछा हुआ है, तो लासा पूछा है, लेकिन मासा दिया हुआ है z, तो लासा क्या हो जाएगा। अब लासा जब हम निकालेंगे तो x y और ये वाला z कहाँ जाएगा, बटे में जाएगा, तो x y बटे z आपका आंसर हो जाएगा, x y बटे z। ठीक है, ये सवाल भी देखिए, जितने भी इसमें सवाल हैं लगभग 90% सवाल वो हैं जो इसमें आए हुए हैं, लेकिन फिर भी मैंने कुछ आए हुए सवालों को कलेक्शन मैंने छोड़ दिया है। वो क्यों छोड़ा है, जब मुझे लगा कि एक जैसे ही सवाल हैं और ये आए हुए हैं, और मैंने वो सवाल नहीं लिए, जैसे कुछ संख्याएं दे रखी हैं, 2-3 संख्याएं दी, इनका लासा बताओ, इनका मासा बताओ। यकीन मानो बहुत जगह आया हुआ है, बहुत जगह सिंपल सा सवाल आया हुआ है, मैंने उसको बार बार यहाँ पर नहीं लिया है। ठीक है, तो प्रश्न कई बार पूछे गए हैं, आप किताबें उठा के देखिए, अगर आपने पेपर्स दिए हैं, प्रैक्टिस सेट उठाइए तो आपको पता चलेगा कि ऐसे बहुत सारे सवाल हैं, एकदम सिंपल से सवाल यहाँ से पूछे गए हैं। ठीक है, बाकी हम देखो यहाँ पर देखते हैं। देखिए अगला सवाल है यहाँ पर, 2 संख्याओं का लासा 1920, हाँ अभी हमने जो किया था उसी पर आधारित सवाल है ये। 2 संख्याओं का लासा 1920 है, मासा 16 है, एक संख्या 128 है, तो दूसरी बतानी है, तो अभी हमने किया था उसी पर करेंगे। और ये 2015 में जो पेपर हुआ था लेखपाल का, वहाँ पर ये क्वेश्चन आया हुआ था, लासा गुणा मासा। देखिए एक संख्या हमें पता है 128 है, दूसरी निकलवाई जा रही है, तो दूसरी अननोन है, नहीं पता है, लासा 1920 है और मासा कितना है, 16। अब देखिए 16 से इसको काट लीजिए, 16 अट्ठे 128 और 8 से इसको काट दीजिए, 8 दूनी 16 और 8 चौका 32। एक बात बिल्कुल पक्की होती है इसमें,
लासा मासा वाले सवाल में कैलकुलेशन इतनी आसान होती है, आपको ये चेक नहीं करना पड़ता है कि कटेगा या नहीं कटेगा। यहाँ तो डेफिनेट कटता ही कटता है, क्योंकि ये है संख्या, मासा से संख्या जरूर कटेगी, संख्या से लासा जरूर कटेगा। तो यहाँ पर आपको नहीं सोचना है इस चैप्टर में कि कटेगा या नहीं कटेगा, सीधे सीधे आपको पहाड़ा पढ़ देना है, जितना ही बड़ा पहाड़ा हो पढ़ दो बस। आप सही पढ़ दिया तो काट डालोगे, कट जाएगा हर हालत में। तो यहाँ से आपको आंसर ये आपको मिल गया। ठीक है, चलिए और आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल ये देखिए, यहां से कुछ आए हुए प्रश्न रखे होंगे और ये जो साइन आ रहा है ना क्वेश्चन मार्क, ये जब टाइपिंग की गई थी तो उसमें राइट का निशान यहाँ पे लगाया गया था, क्वेश्चंस पे राइट का निशान, जो आंसर सही है। लेकिन कुछ ऐसा हुआ बाद में कॉपी पेस्ट करने में दिक्कत रही होगी, इसलिए ये साइन जो है चेंज होके आ गया है। ठीक है, परेशान नहीं होना बिल्कुल भी। देखिए सवाल क्या है, दो संख्याओं का लासा दिया है 520 और उनका मासा है 4। एक संख्या 52 है तो दूसरी बताओ। यार मैं नहीं करा रहा इसको, आप कर सकते हो, अभी हमने किया था। पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर लासा गुणा मासा, आंसर सामने है 40 आएगा। आगे बढ़ जाओ। लेखपाल 2015 में आया हुआ था। ठीक है, इसीलिए रख दिया था यहाँ पे, जिससे आपको लगे कि हाँ ये चीज जो पढ़ाई जा रही है वो आई है कभी। ठीक है, और ये जो प्रश्न है इसको मैं कभी नहीं भूल सकता, ये मेरे एग्जाम में आया हुआ था। देखिए, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो। 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जो 24, 30 और 36 में से प्रत्येक से विभाजित हो जाए। तो इस सवाल को कर लेते हैं, हालांकि पिछली वीडियोस में कर चुके हैं। चलिए, 24, 36 और 30। ठीक है, ये 3 संख्याएं हैं और ये कहा जा रहा है कि 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कर लो जो संख्या इन तीनों से पूरी तरह विभाजित हो जाए। तो इन तीनों से पूरी तरह विभाजित हो जाएगी वो संख्या कैसी होगी, एलसीएम होगा। ठीक है, तो यहां से हम एलसीएम निकालेंगे। अब एलसीएम निकाला, देखिए 2 से काटा 24 को, 2 से काटा 30 को और 2 से काट दिया हमने 36 को। फिर 2 से काट लेते हैं, 2 छक्का 12। जब तक कटता रहेगा काट लेंगे, नहीं कटेगा तो फिर अगली संख्या देखेंगे। अब देखिए 2 से अगर हम इसे काटें तो ये कट जाएगा, लेकिन अगर एक ही संख्या कट रही है तो समझ लो हम कोई भी फायदा नहीं कर रहे, हम सिर्फ एक लाइन बढ़ा रहे हैं। तो ऐसा काम हम नहीं करेंगे। 3 से काट लेते हैं, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15 और 3 तिया 9। अब देखिए इसके बाद हम ये किसी को नहीं काट सकते, मतलब कम से कम 2 संख्याएं कटनी चाहिए तो काटेंगे, वरना नहीं काटेंगे। ठीक है, तो इन सबका हम मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 दूनी 4, तिया 12 दूनी 24, पंजे 120 और 120 तिया हो जाएगा 360। यहां से देखिए इसका एलसीएम कितना निकल करके आया, 360 आया। अब देखिए जब 360 आ गया है तो यहां पर आपको निकालना है 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या। हालांकि हमने ये चीज पढ़ रखी है पहले, लेकिन जब सवाल किया है तो आंसर तक पहुंचा देते हैं। देखिए यहां हमने लिखा 360 और 360 से जब इसे काटेंगे तो 360 देखिए तिया तो जाएगा नहीं, 2 जाएगा, 720 और 9 से 0 गया तो 9 ही बचेगा, यहाँ से बचेगा 7 और यहाँ देखिए 9 से 7 गया तो 2 बचेगा। इसके बाद ये वाला 9 ले लेते हैं और 360 से हम फिर पहाड़ा पढ़ते हैं तो लगभग 7 जाना चाहिए, 7 चला जाएगा। देखिए 7 0 का 0 रहेगा, 7 छक्का 42, हासिल का 4 हो गया और 7 तिया 21 और 4 हो गया 25। तो यहाँ से देखिए 9 7 2, फिर से देखिए 279 बचा यहाँ पर और इसके बाद 9 तो कोई बचा नहीं है, सारे 9 हमने ले लिए, 279 बचा है। तो देखिए ये है बड़ी से बड़ी संख्या और हमने आपको क्या बताया था, बड़ी से बड़ी जब संख्या दे रखी होगी तो हम क्या करेंगे, उसमें से बड़ी से बड़ी संख्या में से हम जो भी शेषफल आएगा उसको घटा देंगे। तो देखिए ये लिख लिया हमने 4 अंकों में बड़ी से बड़ी संख्या और उसमें से 279 को यहाँ से घटा दिया। तो देखिए 9 से 9 गया 0 आएगा, यहाँ से 2 आ जाएगा, ये 7 आएगा और ये आएगा 9। ये सवाल मैंने इसीलिए किया था क्योंकि वैसे मैंने पिछली वीडियो में करा दिया था। ये सवाल सिर्फ इसलिए किया था क्योंकि इस पे जो राइट का निशान अगर लगा हुआ है तो वो गलत जगह लग गया था, वो मुझे दिखने से पता चल गया था। इसीलिए मैंने सोचा कि मैं इस सवाल को पूरा ही सॉल्व करा दूं। ठीक है, तो इसमें 97-20 आंसर आएगा, 97-20 आंसर इसका आएगा। ठीक है,
आप इसमें 9720 लिख लोगे, यही आंसर आएगा। पढ़ाने से पहले एक बार चेक करनी पड़ेंगी सारी पीडीएफ। चलो कोई बात नहीं, आगे से ध्यान रखा जाएगा इन सब चीज़ों का। आगे बढ़े फिर। चलिए आगे बढ़े। देखिए अगला सवाल यहाँ पर बहुत बढ़िया सवाल है। लेखपाल 2015 में सेकंड मीटिंग में आया हुआ था ये वाला। दो संख्याओं का मासा ज्ञात करने में भागफल क्रमशः 2, 3 तथा 5 आता है। कितना आता है? 2, 3 तथा 5 आता है। यदि अंतिम भाजक 45 हो तो छोटी संख्या ज्ञात करो। ठीक है, यहां से हमें छोटी वाली संख्या बतानी है, वो हमें कंफर्म करनी है कौन सी वाली होगी। अब देखिए इस सवाल को करने के लिए इसका कोई एकदम डायरेक्ट ऐसा मेथड नहीं है, क्योंकि 3 अलग अलग भागफल भी उसने दे रखे हैं। तो इसका देखिए मैं शुरुआत करूंगा, जो मेथड मैंने आपको मासा का बताया था और वही हमें करना भी है। उसने कह रखा है ना कि भागफल 2, 3 और 5 आता है, इसका मतलब हमें भाग विधि से ही मासा निकालना पड़ेगा। और देखिए क्या करते हैं हम जब सवाल को निकालते हैं, तो देखिए कोई 2 संख्याएं होती हैं, उनमें से हम एक संख्या से दूसरी वाली को भाग लगाते हैं। ठीक है, समझने की कोशिश कर रहा, थोड़ा स्लो पढ़ा दूंगा इस सवाल को, मैं समझ में आ जाएगा। जब एक संख्या से हम दूसरी को काटते हैं तो कुछ यहाँ पर भी आता है और एक यहाँ पर भी आता है। फिर क्या करते हैं, इसमें से इसको घटा करके कुछ यहाँ आता है, इनका शेषफल आता है, और उस शेषफल से हम क्या करते हैं, इस वाली संख्या को यहाँ पर उठा करके फिर से भाग लगा देते हैं। यही काम तो करते हैं, समझते रहिए, बिल्कुल समझ में आ जाएगा बहुत अच्छे से। फिर जब इस संख्या से इसमें भाग लगाते हैं तो कुछ ना कुछ यहाँ भी आता है, यहाँ भी आता है, और शेष बचने के बाद कुछ फिर से आता है। फिर क्या करते हैं, जो भी शेष आता है उस शेष से हम फिर से इस वाले भाजक को फिर उठा लेते हैं, और उसके बाद क्या करेंगे, इस संख्या से जब हमने इसको काटा तो फिर यहाँ पर कुछ आएगा और यहाँ भी आएगा, और बाई चांस यहाँ पर शेष फिर कुछ बच सकता है। लेकिन उसने क्या बोला है, उसके 3 भागफल आते हैं, 2, 3 और 5। इसका मतलब भागफल 2 आया, 3 आया और 5 आया। कहने का मतलब सवाल और बड़ा नहीं था, 3 स्टेप में निकल आया था। ठीक है, मतलब जब हमने मासा निकाला तो 3 स्टेप में निकल आया। और एक बात और कह दी है, अंतिम भाजक 45 था। अंतिम भाजक का मतलब ये वाला, ठीक है ना। अंतिम भाजक का मतलब यही तो हुआ, भाजक ये वाला होता है, भागफल ये वाला होता है, शेषफल जो बचता है नीचे वो आएगा। तो अंतिम भाजक क्या था, 45 था। अब समझने वाली बात है, अंतिम भाजक 45 होने का मतलब है मासा कितना निकला था, 45 निकला था। और अगर मासा 45 निकला था, ठीक है, अगर मासा 45 निकला था, इसका मतलब यहां पर पूरा पूरा कट गया होगा, कुछ भी शेष नहीं आया होगा। क्योंकि अगर शेष आता तो क्या करते, उस शेषफल से इस वाले 45 को फिर से भाग लगा देते। यही काम तो करते हैं, तो वही हम दोबारा फिर कर देते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि यहां पर पूरा पूरा कट गया होगा, और अगर ये पूरा कटा है इसका मतलब यह हो गया कि 45 पंजे 225 आया होगा यहां पर। भाई पहाड़ा ऐसी तो पढ़ेंगे, हमें उल्टा काम करना है। अब तक हम सीधा भाग देते आ रहे थे, बहुत समय से सीधा भाग पढ़ रहे थे, अब हम उल्टी तरफ से चलेंगे। यहाँ से जरा समझ लीजिए, तो 45 पंजे कितना हुआ, 225। 225 यहाँ। अब बताओ हमने कौन सी संख्या में से 225 घटाया जो कि पूरा पूरा घट गया, तो जवाब रहेगा 225 में से। सिंपल सी बात है। और ये 225 हमने कहां से उठाया था, यहां से उठाया होगा, क्योंकि जो भी शेष आया था उसके बाद इस वाली संख्या को यहीं तो ले लेते हैं भागफल में, भागफल वाली जो विधि है उसमें। तो भाग वाली विधि से हम कर रहे हैं अभी इसको। अब देखिए क्या करेंगे, फिर 225 तिया यहां पर आ जाएगा, कितना होगा 675। अब बताओ यहां पर कौन सी संख्या होनी चाहिए जिस संख्या में से 675 घटाया फिर भी 45 बच गया। तो इसका मतलब 675 प्लस 45, 675 प्लस 45 720 होना चाहिए था। भाई यहां पर 720 होगा। अभी मैं एक बार जब बन जाएगा सवाल तो सीधा फिर से करके बताऊंगा। 720 में से जब हम इसको घटाएंगे तो 45 आएगा, और ये 720 हमने कहां से लिया होगा, तो हमने ये यहां से लिया होगा। हालांकि उसने हमसे ये पूछा है छोटी संख्या बताओ, जवाब हमारा मिल चुका है, आंसर हमारा ये हो जाएगा, क्योंकि यही तो छोटी संख्या होगी। चलो खैर निकाल लेते हैं दूसरी भी संख्या। तो 720 दूनी यहां पर लिखा जाएगा 1440, और अगर 720 दूनी 1440 आपने लगाया, 225 फिर भी शेष बचा। इसका मतलब ये वाली जो संख्या होगी वो इससे भी
1440 से भी 225 ज्यादा होगी, मतलब 1665 होगी। अब बस देख लीजिए, आपको बात समझ में आ गई होगी। जब हम इस सवाल को सीधा सीधा करते, अगर उसने हमें दिया होता कि 720 और 1665 का मासा निकालो, तो हम क्या करते? इन दोनों का मासा ऐसे तो निकालते, 720 से इसको भाग लगाते, 2 आ जाता है यहाँ पर, 720 दूनी 1440 हो जाता, शेष घटाते 225, फिर इस संख्या को यहाँ ले लेते, फिर 225 दिया 675, फिर 45 बचता, और उस 45 से हम इसको काट देते, तो 45 पंजे 225, और यहाँ से हिसाब बराबर हो जाता, मासा निकल आता 45। ठीक है, तो क्या था इसमें? अब तक आप सीख रहे थे कि मासा कैसे निकालते हैं, लेकिन अब आपको संख्या दे दी गई और ये पूछा भाई वो संख्या मतलब मासा दे दिया गया और आपसे पूछा गया कि भाई ये बताओ वो संख्या क्या थी। ठीक है, जो आप लेकर के शुरुआत में चले थे। तो ये सवाल थोड़ा सा ऑड हो सकता है आप लोगों के लिए, क्योंकि किताब में नहीं मिलता, लेकिन एग्जाम में आया हुआ था, इसलिए यहां पर हमने रख दिया इसको। सवाल बढ़िया था। देखिए, प्रश्न तो आपको अच्छे मिल रहे होंगे, बढ़िया प्रश्न है, सभी आए हुए प्रश्न है, आप इनको बुरा तो कह ही नहीं सकते। पाप लगेगा अगर बुरा कहोगे इनके लिए, तो आए हुए हैं सारे प्रश्न, बुरे तो हो ही नहीं सकते। चलिए, इसके बाद देखिए हम 34वें सवाल पर पहुंचे, और बहुत जल्दी आ गया 34वें नंबर पे। इतने कर लिए हम लोगों ने। चलो 24 से चले, ऐसा लग रहा 2-3 करें अभी तक, ऐसा नहीं है? चलो तो अच्छी बात है फिर। चलिए 34 नंबर पे आ गए हैं। ठीक है, 34 नंबर है हमारा। इसमें देखिए क्या है, 3 संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक। लघुत्तम समापवर्तक कितना है? 23,100 है। कितना है? 23,100। और देखिए ये भी लेखपाल परीक्षा में आया हुआ है, और कोई ये तो नहीं सोच रहा है कि सारे सवाल लेखपाल में आए हुए हैं क्या यहाँ पे? तो लेखपाल के देखिए कितने पेपर हुए थे 2015 में? लेखपाल के 2015 में 4 पेपर हुए थे, राजस्व लेखपाल और चकबंदी लेखपाल। ठीक है, तो 4 पेपर में 4 पेपर की 8 मीटिंग्स हो गई। ठीक है, 8 क्वेश्चन लासा मासा के यहां पर है जो आए हुए थे, लेकिन उनमें से हमने 6 रखे हैं। बहुत सिंपल वाले जो 2 थे उनको यहां पे नहीं रखा है। ठीक है, ये सभी लेखपाल के ही हैं, 2015 में ही भर्ती हुई थी, दोनों उसी भर्ती के। अब देखिए यहाँ ये सवाल देखिए बहुत अच्छा सवाल है, इसको समझना पड़ेगा आपको, बहुत ही सिंपल सा भी रहेगा जब आपको समझ में आ जाएगा। 3 संख्याओं का लासा 23,100 दिया है, मासा दे रखा है बहुत छोटा सा 5। ठीक है, लासा काफी बड़ा है, और 3 संख्याएं हैं। 3 संख्या, अब तक 2 संख्याएं हुआ करती थी, इस बार देखिए यहां पर 3 संख्याएं दे दी, और कह रहा है कि इनका लासा इतना है, मासा इतना है। ठीक है, यदि उनमें से एक संख्या, इनमें से 2 संख्याएं 700 और 770 है, तो बताइए तीसरी वाली जो संख्या है उसके संभावित मान क्या क्या हो सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में एक सवाल में बता दिया था कि जब भी हम कोई संख्या, हमारा शायद तीसरा या चौथा सवाल था आज का, उसमें बताया था कि कौन सा वाला इसका मासा नहीं हो सकता, जिसमें एलसीएम दे रखा था 216। ठीक है, तो यहां पर भी वही बात है, मतलब हमें ढूंढना है ऐसी एक संख्या जो कि 5 से कटने वाली हो और इस संख्या को काटने वाली हो। तो ऐसी बहुत सारी संख्याएं हो सकती हैं। ठीक है ना, ऐसी कई संख्याएं हो सकती हैं। तो कहा है कि उसके जो संभावित मान है, जरूरी नहीं है वो एक ही संख्या होगी, क्योंकि जब हम 4 और 20 का लासा निकालेंगे तो भी 20 आएगा, और अगर हम 12 और 20 का निकालेंगे तो भी 20 आएगा, 8 और 20 का निकालेंगे तो भी 20 आएगा, और 4 और 5 का निकालेंगे, भाई नहीं 8 और 20 का नहीं आएगा, गलत हो गया, 4 और 20 का निकालेंगे तो 20 आएगा, या फिर 5 और 20 का निकालेंगे तब 20 आएगा, 10-20 का निकालेंगे तो 20 आएगा, 4-5 का निकालेंगे तो भी 20 आएगा। तो कहने का मतलब ये संख्या बदल सकती हैं, लासा कॉमन हो सकता है। ठीक है, तो 23,100 की अगर हम बात कर रहे थे, तो 23,100 क्या होना चाहिए? एलसीएम होना चाहिए। मासा क्या होना चाहिए? 5 होना चाहिए। 5 मासा का मतलब है संख्या 5 से कटने वाली होनी चाहिए, और 23,100 लासा होने का मतलब है उस संख्या से 23,100 कटना चाहिए। ठीक है, यही तो होता था, संख्याओं का जब हम लासा निकालते हैं तो ऐसी संख्या निकालते हैं जो उससे कट जाए। अब उसने कहा कि 2 संख्याएं तो ये दे रखी है, तो बताओ तीसरी क्या हो सकती है? तो इसके लिए सबसे बेटर अगर कोई मेथड है तो वो है आपका ऑप्शन वाला मेथड, सबसे बढ़िया, क्योंकि बाकी जो मेथड है उनमें आपको क्या करना पड़ेगा? उनके गुणनफल करने पड़ेंगे, उनके फैक्टर करने पड़ेंगे, और फैक्टर 23,100 का फैक्टर
5 5 से काट करके काफ़ी बड़ा हो जाएगा, थोड़ा सा मुश्किल लग सकता है आपके लिए, हालांकि इतना ज़्यादा भी नहीं है। इन दोनों संख्याओं का एक फैक्टर आप अलग निकाल दोगे, उसके बाद जो भी बचेगा उसका 5 से गुणा करके आप आंसर निकाल सकते हो, लेकिन वहां से बिल्कुल परफेक्ट आंसर निकल करके आएगा आपका। तो यहां पर पूछा गया है कि उसके संभावित मान क्या हो सकते हैं। तो सिंपल सी बात है, हमें ऐसा आंसर देखना है जो 5 से कटने वाला हो। तो 5 से कटने वाले तो इसके अंतर्गत जितने भी दे रखे हैं, देखिए सब के सब 5 से कटने वाले ही दे रखे हैं, एक भी ऐसा नहीं है जो 5 से ना कटे। ठीक, तो ये वाली बात तो खत्म हो गई। अब हमें क्या करना है, उस संख्या से 23,100 को काट के देखना है। तो देखिए 15 से हम इसको काटेंगे तो ये देखिए 15 से कट जाएगा। अब देखो हम इसे कैसे चेक करेंगे, 15 से ये कट जाएगा, क्योंकि 15 क्या होता है, 3 और 5 से कटता है। तो ये वाली संख्या भी देखिए 3 और 5 से कट रही है, क्योंकि 2 3 5 और 1 6 हो रहा है, और 5 से तो कट ही रही है, लास्ट में 0 आ रहा है। 75 से अगर हम इसको काट के देखेंगे तो देखते हैं कटेगा या नहीं कटेगा। तो देखिए 75 का मतलब है जिस संख्या के लास्ट वाले अंक 75 से कटें, या आप ऐसा करो, 25 का नियम तो पता ही है, 25 से जो संख्याएं कटती हैं कौन सी होती हैं, जिनके लास्ट में 25 हो, 50 हो, 75 हो, और या फिर 00 आ जाए। ठीक है, ऐसी संख्या 25 से कटती है, तो 25 दिया 75 कट जाएगा, और ये 3 से कटने के बावजूद भी इसमें 2 0 तो बचेंगे ना, तो इसका मतलब ये भी 75 से कट जाएगा। तो इसी तरह से आप जब चेक करोगे तो ये चारों आंसर ऐसे हैं, इन चारों आंसर से आपका 23,100 कट जाएगा। और इस तरह का अगर सवाल आ जाए तो आपका यही मेथड सबसे बेस्ट है, जिसमें आप अपने ऑप्शन से उसको काट करके देख सकते हो। ठीक है, तो ये आप जब भी ऐसा मेथड आएगा आपके सामने तो आप क्या करोगे, यही वाला तरीका अपनाओगे, आप ऑप्शन से उसको काट के देखोगे। क्लियर हो गई बात? चलिए, तो ठीक है, यहां तक पहुंच गए हो, बहुत अच्छी बात है, काफी सवाल कर लिए। और शुरुआत से देखिए, अगर आपको स्टार्टिंग से ही क्लासेस देखनी है तो उसके लिए तो आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करना ही पड़ेगा, वहीं जाना पड़ेगा, तभी आपको सारी क्लासेस मिल पाएंगी। इसके बाद देखिए अगला जो प्रश्न है, यहां पर अगला प्रश्न है 35 नंबर, दो संख्याओं का मासा महत्तम समावर्तक और लघुत्तम समावर्त्य क्रमशः 12 तथा 24 48 है। यदि दोनों संख्याओं का अंतर कितना हो, 60 हो, तो संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। ये सवाल बहुत अच्छा है, ये देखिए लेखपाल में ही आया हुआ है, लेकिन अगर आप इसे थ्योरी से करने की कोशिश करें तो ये बहुत बड़ा सवाल है, ये काफ़ी बड़ा सवाल हो जाएगा। लेकिन हम इसको देखिए समझते हैं पूरी थ्योरी को और करने की कोशिश करते हैं, अच्छे तरीके से समझेंगे इसको, जिसमें बहुत ज़्यादा काम ना करना पड़े। देखिए दो संख्याओं का मासा और लासा, देखिए मासा दे रखा है 12 और लासा दिया है 2448। ठीक है, यदि दोनों संख्याओं का अंतर दिया है 60, अंतर कितना दिया है, 60 दिया है, तो संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। हालांकि ये सवाल थोड़ा सा आगे आना चाहिए था, लेकिन क्या था, लेखपाल के सारे सवाल इकट्ठे रखे जा रहे थे, इसलिए ये सवाल यहां पे रखना पड़ गया। तो देखें दो संख्याओं का, अब हम क्या करेंगे, संख्या में मासा, मासा कितना है 12, तो हर संख्या में मासा जो है वो कॉमन होगा। जैसे हम 12 और 20, अगर इन दोनों का मासा निकालें तो 4 आता है। क्यों आता है, क्योंकि इसे हम 4 तिया 12 और इसे 4 पंजे 20 लिख सकते हैं, तो इसमें भी 4 है और इसमें भी 4 है, इसलिए हमने क्या किया, यहां से इसका मासा ले लिया 4। ठीक है, तो अब हम क्या कर सकते हैं, यहां पर ना तो हमारे पास संख्याएं हैं, सिर्फ उनका डिफरेंस दे रखा है और मासा लासा दे रखा है। तो हम ये कर सकते हैं, एक संख्या को मान लें 12x और एक संख्या को मान लें 12y, और इन दोनों का डिफरेंस किसके बराबर रख दें, 60 के बराबर रख दें, तो x माइनस वाई बराबर कितना आ जाएगा, x माइनस वाई बराबर कितना आएगा, 5। तो अब उन्होंने क्या पूछा है, इन संख्याओं का योगफल बताइए। अब देखिए ऐसी दो संख्याएं जिनका डिफरेंस कितना आ रहा है, जिनका डिफरेंस आ रहा है 60। 60 आने का मतलब क्या है, 60 आने का मतलब है कि जो भी उनके जो गुणांक हैं, उन गुणांक का डिफरेंस कितना आ रहा होगा, 5 आ रहा होगा। डिफरेंस कितना आ रहा है, 5 आ रहा है। तो हमें अब उनका योगफल बताना है। तो योगफल बताने के लिए अब हम क्या करें, यहां पर देखिए योगफल के लिए एक तो तरीका यह है कि हम यहां से इन संख्याओं को, जैसे ये लिख लें, एक संख्या हो गई हमारी यहां से 12, या एक काम करो 12x लिख लो और एक को लिख लो 12y, यानी पहली गुणा दूसरी बराबर मासा गुणा लासा। एक तो मेथड ये भी हो जाएगा, एक मेथड ये भी हो जाएगा।
12 से इसको काट लीजिए, 12 पंजे 60, एक बार 12 से आप इसको काट लीजिए, 12 दूनी 24 और 12 चौका 48, ठीक है। और या फिर आप केवल लासा के फैक्टर कर लो तब भी कोई दिक्कत नहीं है। तो अब आपको 204 के ऐसे फैक्टर करने हैं, 204 के ऐसे फैक्टर करने हैं जिनका जो डिफरेंस बनेगा, मतलब जो उनके गुणांक बनेंगे उनके डिफरेंस में एक बार तो आएगा 5 और एक बार हम देखेंगे क्या और आएगा। तो अब आपको 204 के ऐसे फैक्टर करने हैं, 204 के ऐसे फैक्टर जिनका डिफरेंस 5 हो। तो अब ये चीज जो है थोड़ी सी, या तो आप रिटन करो, इसको लिख करके सारी चीजें करो, मतलब इसके फैक्टर पूरे गुणांक मतलब निकालने पड़ेंगे सारे। देखो अच्छा 204 का करते हैं, क्योंकि सवाल अगर हम एक्स वाई करके करेंगे तब तो खैर बहुत बड़ा हो जाएगा। चलिए 2 से पहले काटते हैं। वैसे देखो चलो पहले हम कर ही लेते हैं, रिटन में कर लेते हैं। 2 एकम 2 दूनी, फिर 2 से काट लिया, कितना आया 51, 3 से काटा तो 17 और बस इतना ही कटेगा। तो एक इसमें हो सकता है 3 दूनी 6 दूनी 12, तो ये हो जाएगा 12 गुणा 17। देखिए सवाल जो है ना ये वास्तव में लेखपाल में शायद ये चकबंदी में आया हुआ था, सवाल एकदम टफ है, ये सबसे अलग टाइप का सवाल है इसी, लेकिन रखना इसलिए पड़ा था क्योंकि लेखपाल के सारे सवाल यहाँ रखे थे हमने। तो देखिए इसका एक फैक्टर हमने किया, कितना किया 12 गुणा 17, ठीक है, कितना किया 12 गुणा 17, यानी इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है 5 आ रहा है। अगर 12 गुणा 17 का डिफरेंस यहाँ 5 आ रहा है तो 12 और 17 का जो योगफल आएगा, अगर इन संख्याओं का हम योगफल निकालेंगे तो उसके फैक्टर्स कितने आएंगे 12 गुणा 12 और 17, मतलब इन दोनों को जोड़ देंगे। कहने का मतलब जब हमने डिफरेंस निकाला तो इन दोनों का अंतर क्या आ रहा है, देखिए 5 आ रहा है इनके गुणांक का। जब हम टोटल निकालेंगे तो इन दोनों को जोड़ देंगे और इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो कितना आएगा 29 आएगा। 29 का मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, मासा के साथ कर देंगे, क्योंकि इसका अंतर का जब मल्टीप्लाई हमने 12 से किया तो इतना आया। तो जो भी इनका टोटल आ रहा है उसका मल्टीप्लाई भी 12 से करेंगे, तब आपका आंसर आ जाएगा यहाँ से 348, ये वाला। अब इस सवाल को कोई दूसरा मेथड हो सकता है करने का या नहीं हो सकता, ये सोचो। बात ये है ऑप्शन से हो तो जाएगा, लेकिन ऑप्शन से अगर हम कर रहे हैं इसको तो योगफल दिया है ना, उसने योगफल दिया है, संख्या थोड़ी दे रखी है। अगर यहां पर संख्याएं दी होती, 2 संख्याएं अलग अलग दी होती, तब तो हम ये कुछ करते ही नहीं इतना, फिर तो ऐसे ही हो जाता, सिर्फ देखते और आंसर निकल आते, उनको हम कंपेयर कर देते, हमें पता चल जाता आंसर क्या आ रहा है, ठीक है। लेकिन इस तरह से हम इसको नहीं कर सकते, ऐसा नहीं होगा कि हम डायरेक्ट इसको कर लें, क्योंकि ऑप्शन से सिर्फ वही सवाल होते हैं जिनमें जैसे एक चीज दोनों संख्याओं में से या तो एक पूछी होती तो हम इसे कर सकते थे, या दोनों में से दोनों अलग अलग पूछी होती, कॉमा के साथ दे रखी होती दोनों, तो हम कर सकते थे। लेकिन जब दोनों का योगफल या दोनों का अंतर दिया है तो थोड़ा सा मुश्किल पड़ता है ऑप्शन से। हो सकता है कई लोगों को सवाल समझ में नहीं आया हो, एक बार मैं और समझाने की कोशिश करता हूं, यहां से देख लीजिए क्या करेंगे। एक बार हमने 12x मान लिया, एक बार 12y, ठीक है। 12x 12y दोनों का डिफरेंस हो गया 60, क्योंकि पहले से दे रखा है, तो x माइनस वाई बराबर हमने 5 लिख लिया। हालांकि क्योंकि लिखने वाली बात नहीं थी, ऐसी समझ में आ रहा था, तो x माइनस वाई बराबर कितना हुआ 5। अब हमें ये करना है वो संख्याएं x और y, ये संख्याएं कौन सी होनी चाहिए जिनका डिफरेंस 5 आ रहा, तो उनका योगफल क्या होगा, बस हमें ये देखना है। और वो भी कब, जब इनका एलसीएम और एचसीएफ हम क्या लगाएंगे 60 और 24 48 लगाएंगे तब। तो यहां से हमने क्या किया 12x 12y, या फिर आप केवल इसी को 12 से काट लो, इस संख्या को एलसीएम को 12 से काटो। ये देखिए ऐसा क्यों किया, जरा समझने की कोशिश करिए। जैसे हम, हालांकि मैंने अगले सवाल यहां पर लिए हुए हैं, जैसे मान लीजिए हम लिखते हैं मासा इतना है और लासा सपोज कीजिए हमारा इतना है, मासा है 5 और लासा है इतना। फिर हम क्या करते हैं, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर लासा गुणा मासा लिख लेते हैं। अब अगर हमें नहीं पता हो, पहली संख्या और दूसरी संख्या में से एक भी ना पता हो, तो हम कैसे निकालेंगे ये संख्याएं, वही मेथड हम यहां पर यूज कर रहे हैं। हालांकि ये सवाल मुझे थोड़ा सा लग रहा है कि ये लास्ट में रखना चाहिए था, कोई बात नहीं। यहां समझिए, अगर दोनों संख्याएं ये हमसे पूछी गई हो, मासा लासा दिया हो, और तो हम यहां से कैसे निकाल सकते हैं, जबकि 2 संख्याओं में से कोई एक देनी चाहिए, तभी हम निकाल सकते हैं। लेकिन इसको हम कैसे निकालेंगे, जब हमें पता है मासा ये है और हमें यह भी पता है कि इस लासा में हर हालत में मासा होगा, तो इसमें भी अगर होगा तो हम इसे लिख सकते हैं 5 गुणा 4। तो ये हो गया मासा और मासा, और ये उन दोनों संख्याओं के वो फैक्टर हो गए जो हमने x और y माने थे। तो अब हम इसे क्या लिख लेंगे, 2 दूनी लिखेंगे तो बात बनेगी नहीं, क्योंकि संख्या फिर तो सेम हो जाएगी। तो एक को 1 और एक को क्या लिखेंगे 4 लिखेंगे। भाई इसके फैक्टर हम क्या करेंगे 1 गुणा 4,
तो वही काम हमने यहाँ पर किया है, दो संख्याएं जिनका अंतर इतना आ रहा है और योगफल कितना आ रहा है 29 आ रहा है। ठीक है, इस तरह के दो सवाल यहाँ पर और रखे हुए हैं अगली इसी क्लास में। अगर समझ में नहीं आए कमेंट डाल देना, 35 नंबर को मैं दोबारा फिर समझा दूंगा। ठीक है, पहले आप समझने की कोशिश करिए, आगे सवाल इस तरह के रखे हुए हैं दो और वो आपको बहुत इजी समझ में आ जाएंगे क्योंकि वहां पर योगफल नहीं पूछा है। ठीक है, तो अगला सवाल ले लेते हैं। चलो, तीन भिन्न भिन्न पात्रों में, तीन भिन्न भिन्न पात्र यानी अलग अलग पात्र हैं और इन पात्रों में जो भिन्न भिन्न मात्रा में दूध या जल रखा हुआ है, दूध और जल, तीन अलग अलग पात्र हो गए, अलग अलग उनमें मेजरमेंट में कुछ रखा हुआ है। एक में रखा हुआ है 403 लीटर, एक में रखा है 434 और एक में रखा है 465। ये सवाल भी देखिए लेखपाल में आया हुआ है, बड़ी से बड़ी वह माप बताइए जिससे इन सभी भिन्न भिन्न मात्राओं के द्रव्य को पूर्णतया मापा जा सके। तो ऐसा प्रश्न अगर आपको ध्यान हो तो मैंने कल कराते समय दो पात्र बना करके मैंने आपको समझाया था कि एक में अगर 20 लीटर 50 लीटर और एक में 40 लीटर है, पिछली वीडियो में। हालांकि आप लोगों को वीडियो सबको मिली कहाँ थी, चलिए कोई बात नहीं। तो अगर ये तीन पात्र हैं और इन तीनों पात्रों में अलग अलग मात्रा में कुछ रखा हुआ है और हम इसको नापना चाहते हैं बड़े से बड़े मेजरमेंट से, बड़े से बड़े नाप से। ठीक है, मापन एक ऐसा हो जो बड़े से बड़ा हो। तो बड़े से बड़ा जब भी आता है तो हम क्या निकालते हैं, मासा निकालते हैं। ठीक है, बड़े से बड़ा जब आएगा तो हम मासा निकालेंगे। तो हम क्या करेंगे, इन तीनों को काटने वाली एक ऐसी संख्या यानी कि इसका हम क्या निकाल देंगे, मासा निकाल देंगे। ठीक है, इसका मासा निकालेंगे और वही हमारा आंसर हो जाएगा, हम उसी से इन सबको काट पाएंगे। और देखिए बहुत सिंपल है, मासा निकालना भी आपको लिख के भी नहीं निकालना पड़ेगा। देखिए इन दोनों का डिफरेंस क्या आ रहा है, इन दोनों का डिफरेंस क्या आ रहा है 31, और 31 से छोटा अगर कोई है तो 24 है। और इन दोनों का जो डिफरेंस आ रहा है, भाई जब संख्याएं होती हैं, मान लीजिए 12 है जो कि 3 से कटने वाली है, अगर 3 मासा आएगा तो अगली संख्या 15 हो सकती है, उससे अगली 18 हो सकती है। ऐसा थोड़ी होगा कि 12 के बाद 16 आ जाए और इन दोनों का मासा 3 आ जाए, ऐसा होगा नहीं। तो ये आप यहां से समझ सकते हो, ये ऑप्शन से समझ सकते हो कि इन दोनों का अगर डिफरेंस 31 आ रहा है तो आपका यहां से आंसर भी 31 हो सकता है, क्योंकि डिफरेंस जितना आ रहा है कम से कम होगा तो उसी गुणांक में मासा उसी गुणांक में होगा। अगर ये 62 आ रहा होता तो भी 31 आ सकता था, 62 आ रहा होता तो दोनों में डिफरेंस जो रहेगा वो 31 से कट जाएगा। तो इस तरह से आप अगली संख्या को काट के देख लो, और या फिर आपको सबसे पहले बताया जा चुका है कि मासा कैसे निकालते हैं, वहां से आप मासा निकाल लो। जिन लोगों को ये बात समझ में आ रही होगी उन्होंने डायरेक्ट इसको कर लिया होगा। ठीक है, आगे बात समझ में। वीडियो कितने टाइम की होगी, लगभग 45। तो पूरा चैप्टर तो खत्म होगा नहीं, यहीं पे छोड़ देते हैं और बाकी जो आगे के प्रश्न हैं उनको अगली क्लास में निपटाएंगे। इस वीडियो को यहीं पे छोड़ दो।